हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ कर दो। तो ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड शाओ के साथ, जो कि पानी में डूब गई होती है। और तभी हमारा मेल लीड येनचुआन उसे पानी से बचा के बाहर निकाल रहा होता है और शाओ के फियांसी जूफंग ने किसी और लड़की वूरोंग को बाहर निकाला होता है। तो विलेज वाले ये सब देखकर बातें कर रहे होते हैं कि यूफेंग तो शाओ का फियांसी है ना, तो वो उसे छोड़कर इस लड़की रोंग को क्यों बचाया हुआ है। और येनचुआन तो कितना ज़्यादा शांत रहता है ना, और बस हमेशा फाइट करता है। पहली बार हम देख रहे हैं कि वो किसी लड़की को ऐसे बचा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि येनचुआन शाओ को सीपीआर दे रहा होता है और तभी जैसे शाओ होश में आती है तो येनचुआन और उसकी किस हो जाती है। इससे वो बहुत शॉक रहता है। फिर यहाँ पर शाओ तो सोच रही होती है कि वो रीबॉर्न हो गई है। असल में ये पुराने ज़माने की नॉवेल है जिसके बारे में उसने पढ़ी थी, और वो एक खराब सपोर्टिंग कैरेक्टर बन चुकी है जो कि असल में पागल भी है। वो सोचती है कि स्टोरी के हिसाब से ये वो टाइम है जब वूरोंग भी रीबॉर्न हुई है और मैं भी इस टाइम पर इस बॉडी में रीबॉर्न होकर आ गई हूँ। फिर यहाँ पर शाओ जैसी येन की तरफ देखती है तो वो भी उसे देख रहा होता है। इतने में जैसी उसकी मुर्गी आवाज़ करने लगती है तो वो उसे चुप करा देता है। शाओ उसे बचाने के लिए थैंक्स करती है और फिर अपने फियांसी यूफेंग से इस बारे में पूछती है कि तुम्हें इसे हक करने बड़ा अच्छा लग रहा है। तो यूफेंग इसे एक्सप्लेन कर रहा होता है कि तुम काफ़ी दूर थी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं से बचा के बाहर ले आया। वूरोंग अपना डरने का नाटक में लगी होती है कि मुझे डर लग रहा है। तो शाओ से क्वेश्चन करती है कि आंटी तुम्हें डर किस बात की लग रही है। तो वूरोंग चिल्लाती है कि तुम्हें क्या मैनर्स नहीं है, मैं कोई आंटी नहीं हूँ। शाओ से पूछती है कि तुम्हें डर किस बात का लग रहा है, पानी में गिरने का या फिर अभी मेरे फियांसी को हक करने का। तो वूरोंग कहती है कि शाओ तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो शाओ कहती है कि अच्छा मैं समझ गई, लगता है जब भी डर लगती है तो किसी मैन को हक करने से डर खत्म हो जाती है ना। और फिर वो यहाँ पे खड़े अंकल आंटी से पूछने लगती है कि आप लोग मुझे बताओ, मुझे तो अभी होश आया तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, क्या जब भी डर लगा करे तो किसी मैन को हक करना चाहिए, ये सही है ना, तब डर खत्म हो जाएगी। तो ये अंकल आंटी फिर यहाँ पर वूरोंग को कहने लगते हैं कि छी तुम कितनी ज़्यादा बेशर्म हो, ऐसे बाहर किसी भी मैन को हक कर रही हो। इतना ही हक करना है तो अपने खुद के मैन को करो ना, किसी और के फियांसी को ऐसे हक करने का क्या मतलब है। तो यूफेंग तो जल्दी से अपने आप को वूरोंग से छुड़ाता है और शाओ के पास आकर कहने लगता है कि जैसा तुम सोचती हो ना वैसा कुछ भी नहीं है, मैं उसके साथ बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो वो पूछती है कि यहाँ पर बाकी लोगों को दिख रहा है कि वो क्या करना चाहती थी, पर सिर्फ तुम्हें ही नहीं समझ आ रहा था। तो फिर यहाँ पर वो अंकल आंटी भी कहने लगते हैं कि वूरोंग तो इतनी ज़्यादा शेमलेस है, इसके तो इंटेंशन साफ इसके मुंह पे ही दिख रहे हैं कि ये क्या करना चाहती थी। तो वूरोंग की यहाँ पर बेइज्जती हो रही होती है तो वो खुद जानबूझ के बेहोश होने का नाटक करने लगती है। और ये देखकर शाओ सोचती है कि ये क्या नाटक करेगी, वो खुद भी बेहोश होने का नाटक करने जाती है और सच में ही बेहोश हो जाती है और येन तभी उसे गिरने से बचाता है। फिर इसके बाद शाओ को जब होश आता है तो वो अपने घर पे होती है और यहाँ पर उसकी ग्रैंड माँ और उसकी तीनों आंटी उसके होश में आने का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही शाओ होश में आती है तो उसकी ग्रैंड माँ और उसकी एक आंटी जल्दी से उसे सूप पिला रहे होते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए। और शाओ फिर अपनी बाकी दोनों आंटीज को देख रही होती है और सोच रही होती है कि नॉवेल के हिसाब से ये ओरिजिनल ओनर को दोनों जन बुली करते थे, तो वो सोचती है कि अब इस ओरिजिनल ओनर की जगह मैं इसकी बॉडी में आ गई हूँ तो मैं अपने आप को किसी को भी बुली करने नहीं दूंगी। फिर वो अपनी आंटी से इस बारे में पूछने लगती है कि उसके फियांसी की फैमिली ने जब यहाँ पर आकर उसकी शादी के गिफ्ट सेंड किए थे तो उन लोगों ने पूरे 60 अंडे दिए थे, लेकिन आंटी आपने तो 60 में से 30 अंडे गायब भी कर ली। आप उनकी दूर की रिलेटिव हैं इसलिए उन्होंने आपको मैच मेकर बनाए थे, लेकिन इसमें आपने अपना फ़ायदा निकाल ली और 30 अंडों को आपने अपने पास छुपा ली। तो फिर वो आंटी चिल्लाने लगती है कि तुम कुछ भी झूठ बोल रही हो, मैंने कुछ नहीं छुपाई हूँ, अगर छुपाई हूँ तो बताओ फिर अंडे कहाँ पर है। तो शाओ फिर अपनी आंटी के कान में बताती है जगह और फिर वो आंटी यहाँ पर लेकर आती है। फिर ये अंडे देखकर यहाँ पे ग्रैंड माँ भी उन्हें चिल्लाती है कि तुम सब झूठ बोल रही थी। फिर शाओ की फोर्थ आंटी उसकी थर्ड आंटी पर हंस रही होती है तो फिर वो उसकी पोल खोलने लगती है कि तुम भी तो इसकी जॉब के पीछे लगी थी ना, जब शाओ की शादी हो जाएगी तो तुम इसकी जॉब की जगह अपनी बेटी को देना चाहती हो। ऐसे ही दोनों एक दूसरे से झगड़ते हुए एक दूसरे की पोल खोलने लगते हैं। तो ग्रैंड माँ फिर इन दोनों को चिल्लाती है कि तुम लोग झगड़ा करना बंद कर दो, एक तो शाओ मेंटली ठीक नहीं है और तुम लोग इसका फायदा उठाना चाहते हो। तो शाओ फिर अपनी ग्रैंड माँ को गुड न्यूज़ देती है कि ग्रैंड माँ अब आप मेरी फिक्र मत करो, जब से मैं पानी से बाहर निकली हूँ मैं काफ़ी ठीक हो चुकी हूँ और अब मैं पागल नहीं रही। ये सुनकर उसकी ग्रैंडमा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि ये तो ग्रेट न्यूज़ है, गॉड ने हमारे लिए कितना बड़ा काम कर दिए। लेकिन फिर शाओ की जो अच्छी वाली आंटी है वो उसके बारे में सोचते हुए कहती है कि अगर जैंग फैमिली में इसकी शादी होगी तो कोई अच्छी बात थोड़ी ना है, क्योंकि वो लोगों ने यूफंग की जो एक्स वाइफ थी उसे इतना ज़्यादा काम करा के तो मारे और उसके 2 बच्चे भी है, तो शाओ के ऊपर ही उनकी जिम्मेदारी भी होगी और उसके मॉम डैड की भी, तो कितना काम हो जाएगा शाओ के लिए। तो क्यों ना हम लोग शाओ की ये एंगेजमेंट को तोड़ देते हैं। ये सुनने के साथ ही उसकी थर्ड आंटी कहने लगती है कि शादी तोड़ देंगे तो फिर ये अंडा रिटर्न करना होगा, लाओ मुझे दे दो। शाओ मना करती है कि ये अंडे अब मुझे दिए गए तो ये मेरे हैं
और वैसे भी हमने वूरोंग के बीमार बेटे की शादी के लिए पूरे 40 अंडे दिए थे, जिसको उसने अभी तक हमें रिपे नहीं करी है, तो हमें जाकर उससे एक्सप्लेनेशन मांगना चाहिए। फिर ग्रैंड माँ बाकी दोनों आंटीज को चिल्लाती है कि अब शाओ अभी होश में आई है तो उसे रेस्ट की ज़रूरत है, तो यहाँ आवाज़ मत करो और जाओ तुम लोग। तो वो दोनों आंटीज जाते हुए सोच रही होती है कि अब तो ये इडियट से सही बन चुकी है, तो फिर हम इसे फूल कैसे बनाएंगे। और दूसरी वाली तो उसकी जॉब के बारे में सोच रही होती है कि अब वो उसकी जॉब कैसे लेगी। और फिर ग्रैंड माँ शाओ से कहती है कि तुम अब आराम से रेस्ट करो, और वो भी बाहर चली जाती है। फिर शाओ की जो आंटी है वो उसे कहने लगती है, वो उसे बताने लगती है कि जब जैंग फैमिली तुमसे शादी की बात करने आए थे तो मैं इसलिए नहीं मान रही थी क्योंकि आखिर मैंने तुम्हें अडॉप्ट करी हूँ और बचपन से पाल के तुम्हें बड़ा करी हूँ, इसलिए नहीं कि वो फैमिली में जाकर तुम उनका पागलों की तरह काम करो। तो शाओ फिर उन्हें मॉम कहने लगती है। तो आंटी फिर उसे ये कह रही होती है कि मैं जाती हूँ जैंग फैमिली में तुम्हारी शादी तोड़ देती हूँ। तो शान से कहती है कि मॉम आप ऐसा कुछ मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। फिर उससे यूफंग खुद मेरे साथ शादी तोड़ेगा और उसे जब गिल्टी फील होगा तो वो हमें बहुत ज़्यादा कंपेंसेशन भी देगा। तो उसकी मम कहती है कि तुम तो कितनी ज़्यादा स्मार्ट हो चुकी हो। शाओ कहती है कि अब ये अंडे आप अपने पास ही रखो और आप भी जाके रेस्ट कर लो। तो उसकी मम कहती है कि वैसे भी ये सब तुम्हारे लिए ही है, और वो फिर रूम से बाहर जाती है। और फिर यहाँ शाओ अपना अकेले में सोच रही होती है कि शादी तो दूर की बात है, अभी तो मैं कॉलेज जाऊंगी और अपनी इस न्यू लाइफ को यहाँ पर सेटल करूंगी। फिर सुबह जब शाओ इतने देर से सो रही होती है तो उसकी थर्ड आंटी यहाँ पर आकर उसे उठाने लगती है कि वो कितने देर तक सोएगी। तो शाओ कहती है कि आंटी आपको नहीं लगता कि आपको उस वोरोंग से जाकर हमारी चीज़ें वापस लेनी चाहिए। तो आंटी कहती है कि किस बात के लिए। तो शाओ ने बताती है कि वोरोंग ने मेरे फियांसी को मुझसे छीनने की कोशिश करी है, तो इसमें मैं विक्टिम हूँ। तो आपको नहीं लगता हमारी फैमिली के पास ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ़ायदा उठाने के लिए। तो आंटी कहती है कि सच में तुम तो पहले इतनी बड़ी इडियट थी और अब होश में आने के बाद इतनी ज़्यादा समझदार के साथ साथ चालाक बन चुकी हो। तो शाह कहती है कि अच्छा रहेगा कि आप टाइम वेस्ट मत करो। तो उसकी आंटी मान जाती है कि ठीक है, मैं मॉम के साथ मिलकर तुम्हारे लिए इंसाफ लेने के लिए जाती हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर घर पे अच्छे से रहना और ये कपड़े धुलना और पोछा मारना। तो शाह कहती है कि आंटी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप मेरे लिए जा रही हो तो रहने दो, मैं सेकेंड आंटी को भेज देती हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिर वहां से जो जो चीज़ मिलेगी ना उसमें मैं आपको बिल्कुल भी शेयर नहीं दूंगी, वो सब उनका ही रहेगा। तो उसकी आंटी मान जाती है कि नहीं नहीं मैं खुद जाऊंगी। तो शाओ पूछती है कि फिर ये जो कपड़ा धोना है और पोछा मारना है। तो आंटी कहती है कि ये सब तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब भी कर लूँगी, तुम आराम से बेड पे लेट जाओ, तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो शाओ कहती है कि ये हुई ना बात, तो फिर आप अब जाओ हाँ, और दरवाज़ा बंद करते हुए जाना ताकि मैं अच्छे से यहाँ पर बीमार होने का नाटक कर सकूँ और आप वहाँ पर जाके बता सको कि मैं कितनी ज़्यादा बीमार हूँ। और शाह फिर पास्ट की चीज़ याद कर रही होती है कि स्टोरी के हिसाब से उसकी शादी वोरोंग के पागल बेटे से हुई थी जो कि इतना बीमार था कि मर भी गया था, और उसके बाद वोरोंग उसे इतना बुली करा करती थी और उसे खाने भी नहीं देती थी। तो इसलिए अब शाओ यूफेंग और वोरोंग दोनों को ही सबक सिखाना चाहती है। और फिर हम यहाँ पर वोरोंग को देखते हैं जो कि अपने घर पे अच्छे से मेकअप वगैरह करके तैयार हो जाती है, और उसने यहाँ जूफेंग को बुलाई होती है। तो वो कह रहा होता है कि मुझसे कोई काम है, तो वो उसे अंदर अपने रूम में लेकर आती है और कहने लगती है कि तुमने कल मुझे बचाए थे तो मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहती हूँ। और उसके क्लोज आकर फिर वो उसे सेड्यूस करने लगती है। तो वो उसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो रोंग कहती है कि मुझे पता है तुम भी मुझे पसंद करते हो ना, और वो उसे किस करने लग जाती है। फिर यूफेंग तो अपनी शर्ट भी निकाल लेता है, पर तभी इतने में वूरोंग के घर पे शाओ की आंटी और उसकी ग्रैंड माँ चिल्ला चिल्ला कर आवाज दे रहे होते हैं। तो ये जल्दी से यूफेंग को अपने विंडो से यहाँ से बाहर भेज देती है। और फिर हम देखते हैं कि शाओ की जो वो थर्ड आंटी है वो यहाँ पर आकर चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुला रही होती है और लोगों को बता रही होती है कि वूरोंग ने उसकी बेचारी निस के फियांसी को छीन ली है, और उसकी निस शाओ कल कितनी ज़्यादा अपसेट हो गई और अभी गुस्से में इतनी ज़्यादा बीमार हो चुकी है और उसे इतना ज़्यादा फीवर हो गया है कि वो ना खा पा रही है, ना सो पा रही है, ना रो पा रही है और बेड पे से भी नहीं उठ पा रही है। ऐसा वो सब बोलते हुए रोने का नाटक कर रही होती है। तभी वूरोंग आकर चिल्लाने लगती है कि क्या हंगामे कर रहे हो, कल वो तुम्हारी निस शाओ खुद बेहोश हुई थी, और हाँ जो उस अनलकी लड़की की वजह से मेरा बेटा मरा है उस बारे में तो अभी हमारी सेटलमेंट हुई नहीं है। तो फिर ग्रैंड माँ भी तुरंत ही रोने धोने का नाटक शुरू कर देती है और सारी पब्लिक को बता रही होती है कि इसने पहले मेरी ग्रैंड डॉटर को बुली करी और अब उसका फियांसी भी उसे छीन रही है, कितनी बेशर्म है ये, और अब खुद की गलती होने के बाद ये हमारी फैमिली के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। और फिर ये सब बोलते हुए ग्रैंड माँ अपने सारी बॉडी पार्ट के दर्द का नाटक करने लग जाती है और आंटी तो अपना कंटिन्यूस नाटक चालू ही में लगी होती है। तो वूरोंग सोचती है कि अभी मैं इन लोगों को ये सब कंटिन्यू नहीं करने दे सकती हूँ, नहीं तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी, तो आगे का मेरा सब खराब हो जाएगा।
फिर वो आंटी को चुप कराने लगती है और कहती है कि हम इस चीज़ को सेटल कर सकते हैं ना, तो तुम्हें क्या चाहिए। तो शाओ की जो आंटी है यहाँ पर डिमांड्स अपनी बताने लगती है कि उन्हें वापस से एक बास्केट अंडा चाहिए, 2 पैकेट आटा चाहिए, और जो शाओ की शादी में उन लोगों ने उसे 40 युआन दिए थे वो रिटर्न चाहिए। तो वुरोंग ये सब सुनकर गुस्सा हो रही होती है, तो आंटी कह देती है कि अगर तुमने ये सब नहीं रिटर्न करी तो सोच लेना हम लोग भी यहाँ से जाने वाले नहीं है और ये सब हंगामे हम बंद नहीं करेंगे। आंटी फिर और जोर से रोने लग जाती है कि देख लो हमें किस तरीके से बुली किया जा रहा है। तो फिर वुरोंग मान जाती है कि ठीक है मैं ला के देती हूँ, और फिर वो इन लोग को एक बास्केट अंडा, आटा और पैसे सब ला कर दे देती है, जिसे लेकर फिर आंटी और ग्रैंडमा खुश होकर जाते हैं। और फिर वुरोंग सभी लोगों को चिल्लाती है कि तुम लोग देख क्या रहे हो, निकलो यहाँ से। और वो मनी मन शाओ से गुस्सा ही हो रही होती है कि देखती हूँ कितना टाइम तक शो ऑफ करेगी। फिर हम देखते हैं येन को जो कि अपने घर पे क्ले से कुछ बना रहा होता है। तभी उसकी मॉम बताने लगती है कि आज बाहर क्या क्या चीजें हुई थी और शाओ की फैमिली ने कैसे वुरोंग को सबक सिखाया। और फिर उसकी मॉम उसकी तारीफ कर रही होती है कि वो वैसे क्ले से कितनी अच्छी चीजें बना लेता है। तो वो पूछ रही होती है कि जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम उनके लिए बनाओगे ना। तो वो कहता है कि नहीं मैं नहीं बनाऊंगा। तो उसकी मॉम कहती है कि पक्का बनाओगे, जब तुम्हारे बच्चे आ जाएंगे ना तो तुम इन्हें खुश करने के लिए सब जरूर करोगे, आखिर किसको वाइफ और बच्चे नहीं चाहिए। तो वाइफ सुनकर यूफेंग फिर शाओ के बारे में सोच रहा होता है और वो सोचता है कि वो थोड़ी ना उसकी वाइफ है। तो वो अपनी मॉम से कह देता है कि उसे कोई वाइफ और बच्चे नहीं चाहिए। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम बस जिद्दी बन रहे हो। फिर येन अपना यहाँ पानी भरने के टाइम पे नहाने गया होता है। फिर तभी यहाँ पर शाओ भी पानी भरने के लिए आती है, तो उसे देखकर जल्दी से वो अपनी टी शर्ट पहन लेता है। शाओ उसे देखकर ऐसे स्माइल कर रही होती है और फिर उसे थैंक्स करने लग जाती है कि उस दिन उसने उसे बचाया था। फिर वो जैसे ही पानी भरने के लिए अपनी बाल्टी डालती है तो उसे निकाल ही नहीं पा रही होती है। तो येन तुरंत ही उसकी हेल्प करता है और फिर जैसे वो जाते हुए गिरने लगती है तो वो फिर से उसे पकड़ता है और फिर वो जल्दी से उससे दूर होता है। तो शाओ सोचती है कि ये इतना हैंडसम है कि उसके साथ अगर उसने नाइट भी स्पेंड कर ली ना तो इसमें उसका कोई लॉस नहीं है। फिर तो वो यहाँ पर येन के एकदम क्लोज जाती है और वो तो बेचारा पीछे हो रहा होता है और फिर शाओ से किस करने लग जाती है। तो वो सोचता है कि अब ये सब के बाद तो वो ऑलरेडी उसका हो गया है। फिर इसके बाद जब शाओ यहाँ से चली जाती है तो येन के पास उसका फ्रेंड आया होता है और वो उसे शाओ के बारे में बताने लगता है कि शाओ की बीमारी जब से ठीक हो गई है और अब वो नहा धो के रहती है तो कितनी अच्छी दिखती है ना। और वो येन को ये भी बताता है कि यूफेंग और शाओ की शादी की डेट रखी जा रही है। मैंने अभी उन लोग की फैमिली को बात करते हुए सुना था। ये सुनकर येन को अच्छा नहीं लगता। वो सोचता है कि यानी अभी उसके और शाओ के बीच में जो हुआ क्या वो उसके लिए कोई मायने नहीं है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शाओ जब अपने घर के बाहर पहुंचती है तो इसी बारे में सोचने लग जाती है कि येन और उसके बीच में जो हुआ वो उसे भूल जाएगी और वैसे भी येन भी थोड़ी ना इस बारे में किसी को बताएगा। और फिर जब शाओ यहाँ घर के अंदर आती है तो उसकी आंटी दरवाज़ा बंद कर रही होती है और उन्हें उसके ऊपर गुस्सा आ रहा होता है। फिर जैसे ही वो अंदर आती है तो यहाँ पर सारे लोग काम कर रहे होते हैं। तो उसकी ये थर्ड आंटी भी उसे कहने लगती है कि तुम्हें भी अब घर का कुछ काम करना चाहिए। तुम्हें पता है तुम इतनी कमज़ोर जैसी क्यों दिखती हो, क्योंकि तुम कोई काम नहीं करती हो और बिना काम करने वाले पर्सन ऐसे ही हो जाते हैं। मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ। तो शाओ की जो अडॉप्टिव मॉम है वो कहने लगती है कि ऐसा मत बोलो। तो भी आंटी यहाँ पर शाओ को सिखाई जा रही होती है कि वुमेन को काम करना चाहिए, तभी तो मैन और भी ज़्यादा लकी होते हैं, उनका काम बढ़ता है। तो शाओ कहती है कि आंटी अच्छा ऐसा होता है क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। तो उसकी थर्ड आंटी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स तो इस दुनिया से बहुत जल्दी चले गए थे, तो हम लोग है ना, मैं तुम्हें अच्छे से हर चीज़ सिखाऊंगी। शाओ कहती है कि नहीं नहीं आंटी, आखिर आपसे सीखना थोड़ी ना सही रहेगा। आपने अभी कहा ना कि वुमेन अगर ज़्यादा काम करेगी तो ही मैन लकी होगा और उसका काम बढ़ेगा, लेकिन थर्ड अंकल को देख लो, उनका तो कुछ काम ही नहीं चल रहा है, वो कोई काम के ही नहीं है। तो लगता है इसमें आपकी कमी है, आप ठीक से घर पे काम नहीं करती हो, इसीलिए उनका कुछ काम ही नहीं चल रहा है। तो आंटी कहती है कि तुम क्या बोल रही हो, इसमें मेरी गलती क्या है। शाओ कहती है कि अभी आपने तो बताया था, इसके हिसाब से आपकी गलती हुई। आपको जब पता है कि आप ज़्यादा काम करोगी तो अंकल की तरक्की होगी, तो आप काम क्यों नहीं कर रही हो। तो आंटी कहती है कि मैं करती तो हूँ। तो शाओ कहती है कि अगर आप करती होती तो अंकल थोड़ी ना आज इतने यूजलेस होते, वो क्या पता शहर में काम कर रहे होते। तो ग्रैंडमा फिर शाओ से कहने लगती है कि अरे इसकी बातों पे बिलीव मत करो, ये सब झूठ बोल रही है। पर्सन की एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो क्या बन सकता है क्या नहीं, ना कि किसी और के लक के ऊपर। ये बस तुमसे झूठ बोल रही है। तो शाओ एक्टिंग करते हुए कहती है कि थर्ड आंटी आप मुझसे झूठ बोल रही थी। तो उसकी आंटी कहती है कि मैं बस मजाक कर रही थी और फिर मुंह बनाते हुए चली जाती है। फिर जब खाना रेडी हो जाता है तो शाओ सभी को सूप निकाल कर दे रही होती है और उसकी थर्ड आंटी भी यहाँ पर खाने की लालच कर रही होती है। तो शाओ ने याद दिलाती है कि उनका खाना तो अलग बनता है ना, तो वो जाकर अपना वाला खाए। और वो यहाँ पर अपनी सेकंड आंटी को खाना देती है और कहती है कि आप तो कितनी अच्छी हो, आप तो मेरे बदले का सारा काम भी करती हो और मेरा इतना ख्याल भी रखती हो। तो उसकी आंटी खुश हो रही होती है और सूप ले लेती है। फिर नेक्स्ट डे अनाउंसमेंट हो रहा होता है कि लीडर्स यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आने वाले, तो सारे लोगों को काम करने के लिए स्टार्ट करना है। तो सभी लोग फिर काम करने के लिए निकल रहे होते हैं और यहाँ पर येन शाओ को देखने लगता है और सोचता है कि उसका फेस तो बिल्कुल कैट की तरह और वो वीक भी लगती है, थोड़ा सा भी उसे सर्दी या गर्मी लगती है तो बीमार हो जाती है।
लेकिन वो खुश होता है कि कम से कम अब वो चालाक हो चुकी है और अपने लिए फाइट बैक करना जानती है। तभी यहाँ पर यू फेंग शाओ से इस बारे में कह रहा होता है कि तुम तो ठीक भी नहीं हो, तो तुम्हें घर पे रहना चाहिए था, तुम ऐसे बीमार हालत में बाहर क्यों आ गई, तुम्हें तो लीडर्स भी ब्लेम नहीं करेंगे। तो शाओ कहते कि नहीं, मैं सभी के लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहती हूँ। तभी इन दोनों को बातें करते हुए देखकर विलेज के और भी लोग यहाँ पर तारीफें कर रहे होते हैं कि दोनों इंगेज्ड हैं और दोनों कितने परफेक्ट मैच लगते हैं। तभी ये सब सुनकर वूरोंग को तो गुस्सा आ रही होती है। वो सोचती है कि यूफेंग मेरा हस्बैंड बनना चाहिए था, अगर ये हमारे बीच में ना आई होती तो आज हम दोनों साथ में होते। यानी शाओ को देखकर यही सब सोच रहा होता है कि उसकी हेल्थ ठीक करने के लिए उसे सब कुछ बेस्ट मिलना चाहिए, खाना, कपड़े और सब कुछ। तो क्या ये यूफेंग उसे सब कुछ दे सकता है? और फिर यानी यहाँ पर आकर यूफेंग से पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो, काम करने नहीं जाओगे? लीडर्स आते होंगे इंस्पेक्शन के लिए। तो फिर इस पर यूफेंग कुछ नहीं कहता और आगे जाने लगता है। और फिर यानी इस बारे में शाओ को बता रहा होता है कि उसने और भी विलेज वाले लोग को इस बारे में बात करते हुए सुना था कि वो लोग कह रहे थे कि वूरोंग जो है उसने डिसाइड करी है कि वो यूफेंग का पीछा नहीं छोड़ने वाली है और उसके पीछे ही लगी रहेगी। तो तुम इस बारे में फिर पहले से ही रेडी रहना। शाओ से तुरंत ही फिर झुककर थैंक यू बोलने लगती है। तो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम बस अपना आराम से रेस्ट करना, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर इसके बाद जब ये लोग काम करके घर आ जाते हैं तो शाओ की थर्ड आंटी तुरंत ही उसे गर्म पानी निकाल कर दे रही होती है और कहती है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए पानी बॉईल करी। शाओ नहीं लेती है तो फिर आंटी उसे कहने लग जाती है। तो आंटी उसे कहने लग जाती है कि माना मैं तुम्हारे साथ अच्छे से नहीं थी, कि मैंने कौन सा तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा करी हूँ, और वैसे भी बस समझ लो ना मैं थोड़ी सी सेल्फिश हूँ। तो शाओ कहती है कि आपका ये सब मुझे बताकर क्या फ़ायदा है? क्या मैंने आपके यहाँ कुछ बिगाड़ी हूँ, आपको मारी हूँ या फिर आपको बुली करी हूँ? तो फिर आप मेरे पीछे क्यों लगी है? उसकी आंटी अभी भी उसे मना रही होती है। तो शाओ कहती है कि कुछ दिन बाद आपको शाइन करने का मैं एक चांस दूंगी, फिर हमारे बीच में कॉपरेशन हो सकता है। ये सुनकर उसकी आंटी खुश हो जाती है। शाओ कहती है कि लेकिन मैं आपको वार्न कर दूं कि अगर आपने मुझे धोखा दी तो फिर देख लेना कि एक धोखे का मैं आपको 10 तरीके से सबक सिखाऊंगी। फिर हम येन के डैड को देखते हैं। जब वो अपने घर आते हैं तो इस बारे में येन और उसकी मॉम को बता रहे होते हैं कि ऊपर से ऑर्डर आया कि कल तो सारे विलेज वालों को फील्ड में जाना पड़ेगा काम करने के लिए। तो फिर यहाँ पर येन तो शाओ की फिक्र कर रहा होता है कि उसकी तो तबीयत ठीक नहीं है। तो उसके डैड कहते हैं कि एक काम करेंगे, मैं उसे ऐसे ग्रुप में डाल दूंगा जहाँ पर उसे बहुत ही कम काम करना रहेगा और किसी यंग मैन को बोल दूंगा कि वो उसका ख्याल रखे। तो येन की मॉम कहने लगती है कि ये सही नहीं होगा, अगर किसी ने शाओ के साथ कुछ किया तो उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। यहाँ पर उसके मॉम डैड आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि एक एजुकेटेड ग्रुप में डालेंगे जहाँ पर कोई अच्छा लड़का हो जो कि काम करने में भी तेज़ हो, तो वहाँ पर वो ठीक से सेफ भी रहेगी और वो उसका ख्याल भी रख लेगा। तो येन यहाँ पर जानबूझ के काम करके दिखा रहा होता है। तो येन की मॉम कहती है कि येन सही रहेगा, उसको भी उस ग्रुप में डाल देना, हमारा बेटा अच्छा भी है और इसके अंदर तो एनर्जी भी इतनी है, ये काम अच्छे से मैनेज कर लेगा। तो येन के डैड फिर उसे ये जिम्मेदारी दे देते हैं। तो वो कुछ नहीं बोलता और अंदर रूम में चला जाता है। उसकी मॉम फिर उसके डैड से कहती है कि उसने मना नहीं किया है, इसका मतलब है कि वो ये काम करने को तैयार है, हमारा बेटा ऐसी यूजलेस बातें नहीं करता है। तो यान अंदर सब सुन रहा होता है और वो तो खुश हो रहा होता है। और फिर नेक्स्ट डे जब वो काम के लिए निकल रहा होता है तो शाओ के लिए यहाँ पर अपने बैग में बहुत सारे स्नैक्स डाल लेता है और कैंडीज़ और स्वीट्स वगैरह भी, इसके लिए शुगर वाटर भी। फिर वो अपनी मॉम से कहता है कि अब मैं चलता हूँ। फिर वो यहाँ बीच में शाओ का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वो वहाँ से जा रही होती है तो फिर वो उसे रोकता है और उसे बताने लगता है कि आज उसे फील्ड में कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बदले का सारा काम वो खुद कर लेगा। वो बस उसे कहता है कि जब भी इंस्पेक्शन के लिए लीडर्स वहाँ पर आएंगे तो तुम्हें बस झूठा काम करने का नाटक करना होगा। और फिर वो उसे अपना लाया हुआ पानी दे रहा होता है पीने के लिए। तो शाओ कहती है कि नहीं मैं अपना लेकर आई हूँ, तुम मत दो। तो वो कहता है कि मुझे मेरे डैड ने जिम्मेदारी दी है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ, और हाँ ये ब्राउन शुगर वाटर है, तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो फिर वो पानी लेकर उसे थैंक यू बोलती है और फिर यहाँ पर वो जैसे ही उसके लिप्स देखता है तो बहुत ही नर्वस होने लग जाता है और फिर आगे बढ़ता है और फिर शाओ और वो दोनों साथ में जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर ये लोग सभी काम करना स्टार्ट करते हैं और यन शाओ से कहता है कि तुम बस आराम से बैठे रहो, मैं काम कर रहा हूँ। शाओ बैठी होती है और इसे देखकर वूरोंग को जेलसी हो रही होती है। वो एक लड़की को यहाँ पे प्रोवोक करने लगती है कि देखो वो कितने मजे में बैठी है, कोई काम भी नहीं कर रही है और हम लोग यहाँ पर काम करे जा रहे हैं। तो फिर वो लड़की यहाँ पर आकर शाओ को बातें सुनाने लगती है कि तुम ऐसे आराम कैसे कर सकती हो, हम सभी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं ना, तो तुम्हें भी वर्क पॉइंट्स के लिए काम करना ही होगा, आओ काम करो। तो शाओ कहती है कि मैं अभी बीमार हूँ और पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई हूँ, इसलिए फिर अभी मैं काम नहीं करूँगी। पर ये लड़की यहाँ पर फिर भी उसे बातें सुनाने की कोशिश करती है। तो शाओ भी उसे अच्छे से बदला लेती है और उसे रिपीट में बातें सुनाती है। रोज का आकर बाल नोचने लगती है और कहती है कि तुम मुझे बुली कर रही हो ना, मेरी ग्रैंडमा ने बोली थी कि जो कोई मुझे बुली करेगा मैं उसे बदला लूँ। फिर उसे ऐसे मजा चखाते हुए देखकर यहाँ पर यान तो खुश हो रहा होता है और फिर सभी से क्लियर करने लगता है कि शाओ की तबीयत ठीक नहीं है तो वो इसलिए हैवी वर्क नहीं करेगी, तो कोई भी उसे परेशान ना करे, उसके बदले का काम मैं कर रहा हूँ और मैं उसका इंचार्ज हूँ।
तो फिर वो लड़की यहाँ शाओ से माफ़ी मांगती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब है और मैं तुम्हें कोई बुली करने नहीं आई थी। मुझे तो वूरोंग ने बोली तो कि तुम कोई काम नहीं कर रही हो और मज़े कर रही हो। तो वूरोंग तो पलट जाती है कि मैंने कब बोली। तो फिर ये लड़की तुरंत यहाँ शाओ से माफ़ी मांगती है। तो शाओ कहती है कि कोई बात नहीं, अगली बार उम्मीद करती हूँ कि तुम किसी को भी ऐसे बुली नहीं करोगी, ठीक है। फिर इसके बाद शाओ थक गई होती है और फिर वो बैठती है। तो फिर येन तुरंत ही उसे पानी निकाल कर देता है। तो वो उसे थैंक यू बोलती है। येन कहता है कि कोई बात नहीं, आखिर मेरे डैड ने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है। फिर शाओ बैठे बैठे सोने वाली होती है और तभी वो लड़की देख लेती है कि इंस्पेक्शन के लीडर्स यहाँ पर आने वाले। देखते हैं कि शाओ को वो लोग कैसे चिल्लाएंगे। और तभी येन देख लेता है तो वो शाओ को आवाज़ देता है और फिर शाओ तुरंत यहाँ पर अच्छे से काम करने का नाटक करने लगती है। तो लीडर्स को फिर पता ही नहीं चलता और वो लोग चले जाते हैं। इसके बाद सभी लोग ब्रेक लेकर बैठते हैं और यहाँ पर येन शाओ को कैंडी दे रहा होता है खाने के लिए और कहता है कि तुम खा क्यों नहीं रही हो, देखो तुम्हें चक्कर आ रहा है ना, तो तुम ठीक हो जाओगी। और फिर वो उसे कैंडी जल्दी से निकाल के खिला भी रहा होता है और फिर खुद ऐसे स्माइल कर रहा होता है। तो अचानक से वो होश में आता है कि वो कर क्या रहा है। फिर वो उसे बाय बोलकर जल्दी से भाग जाता है। फिर शाओ अपनी ग्रैंडमा के साथ घर पे होती है और तभी उसकी तीनों आंटी जब घर पे आते हैं तो कहती है कि मुझे आप लोग को कुछ अच्छी चीज़ दिखाना है। फिर वो इन लोग को मीट लाकर दिखा रही होती है और बताती है कि उस वूरोंग से जो उसे डाउरी के पैसे मिले थे उसने उसी पैसे से लेकर आई है। मॉम कहने लगती है कि आखिर ये पैसे तुम्हारे लिए थे ना, तुमने अपने लिए सेव करने चाहिए थे। तो कहती है कि कोई बात नहीं ना, आखिर सबको अच्छा भी तो खाना खाना चाहिए, तो आज मैं आप सभी के लिए बनाऊंगी। फिर शाओ जब यहाँ खाना बना लेती है तो थर्ड आंटी को वो इस बार खाने को देती है। तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाओ को थैंक्स भी करती है। तो शाओ ने बताने लगती है कि असल में कल ग्रैंडमा और आंटी मिलकर उस वूरोंग के घर पे जाने वाले हमारा और भी सामान उससे लेने के लिए। तो आंटी आपको पता है आपको क्या करना है। तो वो पूछती है कि मुझे क्या करना होगा। तो शाओ कहती है कि आपको भी उनके साथ उनको फॉलो करना है, मैं और बेहोश होने का नाटक करूँगी और आपको और ज़ोर से चिल्लाना है। तो आंटी कहती है कि ठीक है, सब मुझ पे छोड़ दो, मैं समझ गई। फिर नेक्स्ट डे ये लोग यहाँ वूरोंग के घर पे पहुँच जाते हैं और कहने लगते हैं कि शाओ बेहोश हो गई है और वो लोग उसकी भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोग के ऊपर डाल रहे होते हैं। तो वूरोंग की जो सिस्टर है वो यहाँ रोने धोने का नाटक शुरू कर देती है। तो उसे देखकर ग्रैंडमा और आंटी भी रोने धोने का नाटक शुरू कर देते हैं और वूरोंग भी आकर फिर चिल्ला रही होती है कि उसने ऑलरेडी उन लोग को बहुत कुछ दे चुकी है। फिर यहाँ पर सारे विलेजर्स भी कहने लगते हैं कि वैसे वूरोंग सही कह रही है, तुम्हारी ग्रैंड डॉटर तो पहले से बीमार थी तो उसका इल्जाम इन लोग के ऊपर कैसे डाल सकते हैं। यहाँ पर शाओ की ग्रैंडमा और आंटीज बिल्कुल नहीं मानती है और यहाँ पे अपना नाटक कंटिन्यू रखती है। ये लोग वूरोंग के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि शाओ जो उस दिन पानी में गिरी थी वो उसकी गलती की वजह से गिरी थी, क्योंकि वो उस दिन वूरोंग को बचाने के लिए गई थी। तो उसने जो उन्हें कंपेंसेशन दिए आटा और अंडे वगैरह वो तो देना बनता ही था। तो वूरोंग यहाँ पर कहने लग जाती है कि उसकी गलती की वजह से थोड़ी ना शाओ गिरी है और वो इस बात की कसम भी खाती है। तो सारे विलेजर्स उसकी बात पर यकीन कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि फिर तो देखना बनता है कि शाओ की तबीयत सच में ख़राब है भी कि नहीं, जो तुम लोग यहाँ पर इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो वो लोग तुरंत ही शाओ को देखने के लिए इन लोग के घर पे जा रहे होते हैं और फिर लोग यहाँ पर शाओ को लेकर आते हैं। तो शाओ जानबूझ के खांसने का नाटक कर रही होती है और फिर वो कहती है कि यानी तुम कह रही हो कि तुमने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाई हो। तो वूरोंग इसके लिए फिर से कसम भी खा रही होती है। तो शाओ कहती है कि तुम्हारा तरीका बहुत ही गलत है। फिर वो उसे डायलॉग बताने लग जाती है कि तुम बोलो कि अगर तुम खुद झूठ बोल रही हो कि तुमने कुछ नहीं करी तो फिर तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हो और तुम जिंदगी भर अकेली रहो। तो वूरोंग ऐसी कसम खाने से डर रही होती है। शाओ कहती है कि अगर तुम एक बार कसम खा लोगी तो फिर हम तुम्हारा आटा और अंडा रिटर्न कर देंगे। शाओ भी खूब एक्टिंग करके कहने लगती है कि अगर मैं इतनी ज़्यादा बीमार ना होती तो मैं कभी अपनी फैमिली को तुमसे मिलने के लिए नहीं भेजती। याद करो उस दिन तुमने मुझे ट्रिक करके वहाँ पे बुलाई थी और तुमने मुझे जानबूझ के पानी में ढकेल दी थी। तुम चाहती थी कि मैं मर जाऊँ ताकि फिर तुम यू फेंग से शादी कर सको। तो ये सुनकर सारे विलेज वाले आपस में बात करने लगते हैं कि ये वूरोंग कितनी ज़्यादा शेमलेस है, इतनी ओल्ड हो गई है फिर भी उस लड़के यूफेंग से शादी करना चाहती है। तो लोग उसे शेमलेस ही कह रहे होते हैं और फिर यहाँ पर शाओ कहती है कि देखो अगर तुमने कुछ नहीं करी हो तो कसम खा के सभी को दिखा दो ना, ताकि पता लग जाए कि तुमने मुझे कोई हार्म नहीं करी हो। तो वूरोंग कहती है कि मैं कोई कसम नहीं खाऊंगी और वैसे मैं कोई गलत नहीं हूँ और वे यहाँ पर ऐसा बोलते हुए शाओ को ढकेल दी होती है। तो फिर यहाँ पर शाओ की जो तीनों आंटी है वो इस वूरोंग को मारने लगती है और यहाँ पर इन लोग की फाइट शुरू हो जाती है। फिर इतने येन के डैड इन लोग की फाइट रोकने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं और फिर यहाँ शाओ बीमार होने के नाटक करके गिरने लगती है तो येन तुरंत ही उसे पकड़ता है। फिर वूरोंग यहाँ बचने के लिए अपना घर के अंदर चली जाती है और शाओ की सिस्टर यहाँ पर येन के डैड से बताने लगते हैं कि शाओ इतनी बीमार है कि उसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। तभी यहाँ पर येन के डैड इस बारे में सोच रहे होते हैं कि येन बार बार शाओ का ख्याल इतना रखता है तो लगता है ये इसे लाइक करता होगा, इसलिए वो कह देते हैं कि मेरा बेटा है ना ये ट्रैक्टर चला के शाओ को लेकर चला जाएगा। और फिर येन अकेले इस ट्रैक्टर को चला लेता है और शाओ को हॉस्पिटल लेकर जाता है। फिर यहाँ पर नर्स उसका ट्रीटमेंट चालू करती है और उसे इंजेक्शन लगाने जा रही होती है। तो शाओ को दर्द हो रहा होता है तो येन तुरंत ही उसका हाथ पकड़ता है और फिर यहाँ पर येन शाओ से कहता है कि फिक्र मत करो,
सभी विलेज वाले तुम्हारी साइड है और वो लोग वुरोंग की फैमिली को सबक सिखाएंगे और तुम्हें जो मिलना चाहिए वो लोग तुम्हें दिलवाएंगे। तो शाओ से थैंक्स बोल रही होती है। फिर यन देख रहा होता है कि वो वापस से नींद में हो गई है। फिर इसके बाद शाओ की जब नींद खुलती है तो उसकी पूरी फैमिली यहाँ पर उसका ख्याल रख रहे होते हैं। तो कहती है कि अरे आप लोग को ये सब करने की ज़रूरत नहीं, आप लोग घर जाओ। तो भी वो लोग कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं हम लोग यहीं पर रहेंगे। तो शाओ अपनी थर्ड आंटी से कहती है कि घर में और मीट बचा है ना तो आप जाकर कुक कर लो, उसे ख़राब मत होने दो। फिर तभी इतने में यन यहाँ पर आया होता है और वो सभी के लिए यहाँ बंस खाने को लेकर आया होता है जो कि वो उसकी आंटी को दे देता है और शाओ के लिए जो वो सूप लाया होता है वो उसे दे देते हैं। और फिर आंटी कहती है कि लाओ मुझे तो मैं इसे पिलाती हूँ और फिर वो शाओ को पिला रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर यूफेंग भी भागते हुए आता है और उसने भी कुछ ना कुछ लेकर आया होता है और उसकी ग्रैंड माँ से सॉरी कहने लगता है कि मैं लेट हो गया, मुझे पता है मुझे जल्दी आना चाहिए था, लेकिन मैंने जैसे ही सुना कि शाओ बीमार है और यहाँ डॉक्टर को दिखाने आई है तो फिर मैं तुरंत ही यहाँ पर आया। ये सब सुनते हुए यान यहाँ से गुस्से में बाहर चला जाता है। फिर यूफेंग को देखकर तो ग्रैंडमा और आंटी सभी मुंह बना रहे होते हैं और वो सभी इन लोग को बातें करने के लिए छोड़कर अपना बाहर चले जाते हैं। फिर यूफेंग शाओ से पूछ रहा होता है कि तुम ठीक हो ना। तो कहती है कि मैं ठीक हूँ, देखो अब तुम घर जाओ। तो वो कहता है कि मुझे सच में नहीं पता चला कई कल ये सब चीज़ें हो गई। तभी बाहर से यान बैठ कर ये सब सुन रहा होता है और शाओ यूफेंग से कह रही होती है कि देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो तुम अब जा सकते हो। तो कह रहा होता है कि तुम फिक्र मत करो, आखिर हम दोनों एंगेज्ड हैं तो मैं उस वुरोंग से थोड़ी ना शादी करूंगा। तो शाओ इसे चिल्लाती है कि क्या तुम सच में मुझसे इतना ही शादी करना चाहते हो। तो यूफेंग अपने और वुरोंग के बारे में सोच रहा होता है और इसे कोई जवाब नहीं दे पाता और कहता है कि तुम ये सब चीज़ें खा लेना। शाओ फिर इस बारे में सोच रही होती है कि उसे अच्छी तरीके से पता है कि ये बंदा बिल्कुल भी फैमिली संभालने लायक नहीं है, इसलिए वो कभी उससे शादी नहीं करेगी क्योंकि वो सब जानते हुए भी अपनी लाइफ को ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहती है। फिर यूफेंग जब अपने घर पे होता है तो यहाँ पर वुरोंग उससे मिलने जाती है और उससे कहती है कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। तो वो कहता है कि मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है। तो वुरोंग कहती है कि शादी तो नहीं हुई है ना, देखो तुम क्या मुझे मजबूर करना चाहते हो कि मैं मर जाऊँ। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो, तभी तुमने मुझे नदी में से बचाया भी था। बस मैं तुमसे काफ़ी बड़ी हूँ इसलिए तुम इतना हेसिटेट कर रहे हो ना, लेकिन इसमें कोई गलत बात नहीं है, हम लोग साथ हो सकते हैं। तो भी ये चिल्लाता है कि देखो यहाँ से चली जाओ, ये चीज़ इम्पॉसिबल है कि मैं तुमसे कभी शादी करूँ। तभी इतने में यहाँ पर यूफेंग के मॉम डैड आ जाते हैं और यूफेंग की मॉम से चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो। वुरोंग कहने लगती है कि इसमें क्या ही गलत है, वैसे भी मैं भी एक नॉर्मल पर्सन हूँ। तो भी यूफेंग उसे मना करने लगता है कि मेरी ऑलरेडी शाओ के साथ एंगेजमेंट हो चुकी है और मैं उसका फियांसी हूँ, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। तो वुरोंग चिल्लाने लग जाती है कि उसने उसे टच भी किया था, ऐसे कैसे वो उसे छोड़ सकता है। फिर वुरोंग रोते हुए कहती है कि ठीक है तुम चाहते हो ना मैं मर जाऊँ तो मैं जा रही हूँ, ऐसे बोलकर वो भाग जाती है। और फिर यहाँ पर यूफेंग के डैड उसकी मॉम से कहने लगते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा उस वुरोंग से शादी करे, फिर पूरे विलेज वाले हम पर हंसेंगे। तो यूफेंग की मॉम कह रही होती है कि वो शाओ कितनी ज़्यादा गरीब है और इतनी कमज़ोर भी है, उससे शादी करके आखिर हमारा क्या ही फ़ायदा है, कुछ काम भी नहीं कर पाएगी और उससे बेटर तो वुरोंग ही सही है। तभी इतने में यहाँ पर एक लड़की भाग कर आती है और इन लोग को बताने लगती है कि वुरोंग नदी में कूदने जा रही है और कोई उसे बचा भी नहीं रहे, अगर उसे कुछ हो गया ना तो तुम लोग की फैमिली बचेगी नहीं। तो यूफेंग की मॉम इन लोग से कहने लगती है कि हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे बचाने जाना पड़ेगा। फिर वुरोंग तो यहाँ पर जैसे ही यूफेंग को आते हुए देखती है तो जानबूझ के नाटक कर रही होती है, तभी वो जल्दी से उसे रोकने लग जाता है। तो वो कहती है कि छोड़ो मुझे मरने दो, तो मेरा फ़ायदा उठाने के बाद मुझे शादी भी नहीं करना चाहते हो तो उससे अच्छा रहेगा कि मैं मर ही जाऊँ। तो वो फिर भी मना कर रहा होता है कि मेरा तुमसे शादी करना इम्पॉसिबल है। तो वो उसके पैर पकड़ के रोने लग जाती है और कह रही होती है कि अगर वो उसे शादी नहीं करेगा तो वो बर्बाद हो जाएगी। तो वो उसे मनाते हुए हाँ बोल रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर यूफेंग की मॉम पहुँचती है और कहने लगती है कि तुम मान क्यों नहीं चाहते हो। हाँ माना ये थोड़ी बहुत ओल्ड है लेकिन हम इसे मरने तो नहीं दे सकते ना, तो क्यों ना इसे पहले घर लेके चले। तो फिर विलेज वाले पूछने लगते हैं कि ऐसे कैसे तुम लोग इसे घर लेके जाओगे, फिर आखिर इसका क्या मतलब है। यूफेंग की तो पहले से ही शाओ फियांसी है ना, और एक और फियांसी होने के बाद ये किसी और वुमेन को ऐसे कैसे घर लेके जा सकता है। तो यूफेंग की मॉम इन लोग को चिल्लाने लगती है कि तुम लोग को दिख नहीं रहा है कि ये मरने वाली है, तो तुम लोग कहते हैं हार्टलेस हो के इसे मरने देना चाहते हो, तुम लोग को ह्यूमन लाइफ की कोई नहीं पड़ी है। और फिर वुरोंग तो यहाँ पर कहने लगती है कि मॉम आप फिक्र मत करो, मैं यूफेंग का अच्छे से ख्याल रखूंगी और इसकी सारी बात सुनूंगी। तो यूफेंग की मॉम फिर उसे समझा रही होती है पर वो कहता है कि मॉम मेरी पहले से ही शाओ के साथ एंगेजमेंट है। तो उसकी मॉम कहती है कि वो समझ के लेगी सब, आखिर तुम उसके मैन हो, तो कौन ऐसी वुमेन है जो अपने मैन को ना समझे। और फिर यूफेंग और उसकी मॉम वुरोंग को अपने साथ लेकर जाते हैं। तो ये सब देखते हुए सारे विलेज वाले बातें कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं येन को जो कि शाओ को बुक पढ़ने से रोक रहा होता है और कहता है कि इतना भी ज़्यादा बुक मत पढ़ो, अभी तुम सो जाओ। तो शाओ फिर पूछ रही होती है कि कुछ हुआ है क्या। तो वो कह रहा होता है कि क्या तुमने कभी इस बारे में सोची हो कि तुम्हारी कोई चीज़ तुमसे कोई छीनने की कोशिश कर रहा है। तो शाओ कहती है कि नहीं। तो कहता है कि देखो तुम मेंटली प्रिपेयर हो जाना। तो कहती है कि आखिर मुझसे कोई क्या ही चुरा सकता है, और अगर हिम्मत है तो चुरा ले। तो फिर कहता है कि तुम्हें क्या बिल्कुल भी फिक्र नहीं हो रही है,
आखिर तुमने और यूफेंग ने आज क्या बात करी थी। तो शाओ कहती है कि अच्छा तो तुम्हें जानना है। तो वो उसे इशारा करके बताने लगती है और जानबूझ के उसे टीज कर रही होती है। तो यहाँ पर वो अपसेट होकर बैठ जाता है। तो शाओ उसके पास आकर उसे समझाती है कि मैंने तो बस उसे यही बोली कि वो मुझे बहुत अनोइंग लग रहा है, तो इसलिए वो यहाँ से चला जाए। येन कहता है कि क्या सच में। तो शाओ कहती है कि हाँ यही सच है। तो फिर वो तो तुरंत यहाँ शाओ को किस करने लगता है। फिर वो होश में आता है तो जल्दी से उसे रेस्ट करने का बोलकर वार्ड से बाहर निकल जाता है और देखता है कि उसकी आंटी भी अंदर जा रही है। तो वो सोचता है कि आखिर दो लोग एक बेड पर कैसे सोएंगे, और शाओ की तो अभी तबीयत भी ठीक नहीं है, वो इतनी कमज़ोर है। इसलिए वो जाकर नर्स से एक और बेड की बात करता है। तो नर्स यहाँ पर आकर शाओ की मॉम से येन की तारीफ़ें कर रही होती है कि आपका बेटा कितना ज़्यादा अच्छा है, आप लोग का कितना सोच रहा है। तो फिर शाओ की मॉम कह रही होती है कि नहीं ये मेरा बेटा नहीं है, और वो येन से कहती है कि क्यों ना उसे कैंसिल कर दो। तो येन कह रहा होता है कि आंटी आप जाकर सो जाओ और शाओ की फिक्र मत करो, उसका मैं ख्याल रख लूँगा। तो शाओ की आंटी सोच रही होती है कि येन कितना ज़्यादा अच्छा है, बाहर से बस कोल्ड दिखता है लेकिन है वो बहुत ही केयरिंग। फिर हम देखते हैं कि येन शाओ ठीक से सो रही है कि नहीं इस पर नज़र रखा होता है। फिर मॉर्निंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर शाओ के घर पे कुछ विलेज के अंकल आंटी आए होते हैं उसके लिए फ्रूट लेकर। तो शाओ की आंटी कह रही होती है कि अरे इस सब की क्या ज़रूरत थी। फिर इतने में शाओ यहाँ घर पे आ जाती है तो उसे देख कर अंकल आंटी खुश हो रहे होते हैं कि फाइनली अब वो डिस्चार्ज होकर आ गई है। फिर यहाँ पर शाओ की थर्ड आंटी उसे इस बारे में बता रही होती है कि उसके जो फियांसी की फैमिली है लोगों को वुरोंग पे इतनी तरस आई जब वो झूठा मरने का नाटक कर रही थी, तो कि उन लोगों ने उसे अपने घर लेके चले गए। तो शाओ ये सुनने के बाद तुरंत ही झूठा बीमार होने का नाटक करने लग जाती है और उसकी आंटी यहाँ पर समझ जाती है उसके इशारे, और वो लोग भी यहाँ पर शुरू हो जाती हैं और सारे लोगों के सामने यहाँ पर एक्टिंग करते हुए उन्हें बुला रही होती है कि आप ही लोग देख लो हमारी शाओ के साथ कितना गलत हुआ है। उस यूफेंग ने शाओ के साथ एंगेज होने के बाद भी उस दूसरी लड़की को अपने घर ले आया। कितने बेशरम फैमिली है वो। अब वुरोंग और यूफेंग दोनों की फैमिली को हमें एक क्लियर एक्सप्लेनेशन देना होगा। फिर ये सारे लोग भी साथ दे रहे होते हैं कि हाँ बात सही है, और ये लोग फिर शाओ को अंदर घर में लेके जाते हैं। फिर जब इस बारे में यूफेंग को पता लगता है तो वो यहाँ शाओ के घर के बाहर पहुंचता है और आवाज देने लगता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कभी उस वुरोंग से शादी नहीं करूंगा। तभी इतने में वुरोंग यहाँ पर आ जाती है और कह रही है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, क्या तुम मुझे इतना डिसलाइक करते हो। तो वो साफ कह देता है कि मुझे पता है तुम्हारे इंटेंशन अच्छे नहीं है। तो ये उसे हाथ पकड़ के उसे स्लो से कह दिए कि हमारे बीच में जो हुआ है ना मैं उस बारे में सभी को बता दूंगी, इसलिए चुपचाप से मुझसे शादी करने के लिए मान जाओ, नहीं तो तुम्हारी रेपुटेशन गई। तो यूफेंग का मुंह बंद हो जाता है और फिर वुरोंग जोर जोर से चिल्लाकर शाओ को आवाज़ देते हुए कह रही होती है कि प्लीज़ हम दोनों को शादी करने दे दो और हमारे बीच में मत आओ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हारे सामने नील डाउन कर सकती हूँ। तो शाओ अपनी आंटी के साथ यहाँ पर खांसते हुए घर से बाहर निकलती है और कहती है कि अच्छा तो मैं जो बोलूँगी तुम वो करोगी। वो यूफेंग से भी कहती है कि क्या तुम भी ऐसे ही सोचते हो, तो वो कुछ नहीं कह रहा होता है। फिर शाओ वुरोंग से कहती है कि ठीक है तुमने बोली थी ना कि तुम मेरे सामने नील डाउन करोगी, तो ठीक है फिर अच्छे से नील डाउन करके मुझे रिस्पेक्ट दो, फिर मैं अपनी और यूफेंग की इंगेजमेंट को तोड़ दूंगी। यहाँ पर वुरोंग तो गुस्सा हो जाती है कि तुम मुझे अपने सामने नील डाउन करवाना चाहती हो। तो शाओ कहती है कि याद है अभी तुमने खुद ही अपने मुंह से बोली थी और अब तुम पलट रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस सभी को दिखाने के लिए झूठी एक्टिंग कर रही थी। लगता है तुम भूल गई हो तुमने क्या काम करी हो, तुमने किसी और के फियांसी को चुराई हो। तो फिर सारे विलेज के अंकल आंटी भी साथ दे रहे होते हैं कि हाँ बात सही है, नील डाउन तो करना ही होगा, और फिर इस वजह से यहाँ पे सारे विलेज वाले साथ देते हुए उसे नील डाउन करने को बोलने लग जाते हैं। तो येन अपने फ्रेंड को इशारा करता है कि तू भी बोल, तो वो भी फिर जोर जोर से चिल्ला के बोलने लग जाता है। तो फिर वुरोंग को मानना पड़ता है और वो रोते हुए यहाँ नील डाउन करती है। शाओ की आंटी कहती है कि बस इतना नहीं, अच्छे से ग्राउंड में भी सर रख के रिस्पेक्ट भी दो। तो फिर वो भी वो करती है। फिर शाओ कहती है कि यूफेंग मुझे तुमसे इंगेजमेंट तोड़ने की कंडीशंस वगैरह के बारे में बात करनी है। उससे क्लियर करती है क्योंकि ये तुम्हारी वजह से इंगेजमेंट टूटी है, तो याद रखना कि तुमने मुझे जो शादी के गिफ्ट दिए थे, जो पैसे दिए थे, वो सब मैं रिटर्न नहीं करूँगी क्योंकि वो तुम्हारी तरफ से मेरे लिए कंपेंसेशन है। तो वो मान जाता है कि ठीक है। तो शाओ कहती है कि मेरी दूसरी कंडीशन ये है कि तुम्हारी सिटी तक बहुत ज़्यादा पहचान है ना, तो मेरे लिए कॉलेज के एडमिशन के लिए बात करो, मैं यूनिवर्सिटी जाके पढ़ना चाहती हूँ, बस इतना तो मेरे लिए कर दोगे तो फिर उसके बाद से हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। तो यूफेंग इसके लिए भी एग्री करता है और फिर यहाँ पर शाओ की आंटी तो खुशी खुशी अनाउंसमेंट करने लगती है कि अब यूफेंग और शाओ के बीच की जो इंगेजमेंट थी वो फाइनली अब टूट गई है और दोनों की फैमिलीज के बीच में अब कोई भी रिश्ता नहीं है। फिर सभी लोग अपना अपना चले जाते हैं और शाओ को लेकर उसकी आंटी घर में चली जाती है। फिर यहाँ पर येन और उसका फ्रेंड बाहर ही खड़े होते हैं और येन का फ्रेंड खुश होने लग जाता है कि इसका मतलब है कि शाओ अब सिंगल हो गई है, तो मैं भी उससे प्रपोज कर सकता हूँ। तो येन फिर अपने फ्रेंड से जेलस होकर उसे कहने लगता है
कि इसकी ज़रूरत नहीं है, वो तुझ में इंटरेस्ट नहीं लगी, और फिर यहाँ से वो गुस्से में चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यैन यहाँ शाओ के घर पे उससे मिलने आया होता है, तो आंटी जल्दी से शाओ को आवाज़ देती है। फिर यहाँ पर शाओ आकर पूछती है कि क्या हुआ, तो यैन उसे बताता है कि यूफेंग की फैमिली की तरफ से ये तुम्हारा मेडिकल फीस का कंपेंसेशन है। तो पैसे लेकर खुश होती है और उससे थैंक यू बोलती है कि लीडर को कह देना कि उन्होंने मेरे लिए पैसे निकलवाए, उसके लिए बहुत थैंक यू। और फिर वो येन को भी थैंक यू बोलती है और कहती है कि तुम यहाँ वेट करो, मैं अभी आती हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी यहाँ पर चाओ की आंटी येन के लिए पानी निकाल कर देती है और कहती है कि लो पानी पी लो। तभी वो बहुत जल्दी में पी लेता है। आंटी कहती है कि अरे ये गर्म था, पर तब तक वो मुंह में डाल चुका होता है। तभी यहाँ पर शाओ आती है और पूछती है कि क्या हुआ है, तो फिर आंटी उसे बताती है। तो ये सुनकर जल्दी से शाओ उसके लिए ठंडा पानी लेकर आती है और कहती है कि लो इसे जल्दी से पियो। और फिर वो उसका फेस पकड़ के उसे मुंह खोलने बोल रही होती है, पर येन नहीं मानता है। तो शाओ अपनी आंटी से कहती है कि मैं इसे तुरंत ही क्लिनिक लेके जाती हूँ। तो येन मना कर रहा होता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो भी शाओ नहीं मानती और जल्दी से अपना पर्स लेकर आती है और कहती है कि चलो जल्दी से, तुम्हें कुछ हो गया तो। फिर ये लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि बस बहुत छोटी सी चोट है, और वो उससे मेडिसिन दे रहे होते हैं। तो तुरंत ही फिर येन उन्हें पैसे देने लग जाता है। तो शाओ तुरंत यहाँ पर अपने बैग में से पैसे निकाल कर देती है और वो बाहर आकर फिर येन के पैसों से रिटर्न करती है और साथ ही में उसे कुछ खाने को भी देती है, जिसे देखकर फिर वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। जब येन फिर अपने घर आया होता है तो वो अपने पॉकेट में छुपाने लगता है। तो उसकी मॉम कहती है कि ऐसा क्या छुपा रहे हो, तो कहता है कि नहीं ये सिर्फ मेरे लिए, और छुपा के अपने अंदर रूम में चला जाता है। तो उसकी मॉम और डैड आपस में डिस्कस करते हैं कि इसे क्या हो गया है, उसकी आवाज़ भी आज अजीब सी लग रही है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि येन यहाँ शाओ से मिलने जाता है और उसे आवाज़ देता है। तो वो कहती है कि अब तुम ठीक लग रहे हो। तो येन तुरंत ही उसे अम्ब्रेला खोल कर दे रहा होता है और कहता है कि बारिश होने वाली है, इसमें अपना ख्याल रखना। तो फिर वो कहती है कि तुम भी, और फिर वो चली जाती है। तब यहाँ पर एक बंदा बैठकर शाओ के ऊपर नज़र रखा होता है और उसके बारे में कमेंट कर रहा होता है, जिसे सुनकर यहाँ पर येन को बहुत गुस्सा आती है और फिर वो इस बंदे को तुरंत ही पंच मारता है और वो इसे मार मार के सबक सिखा के वॉर्न कर देता है कि शाओ से दूर ही रहना। तो वो बंदा मान जाता है और भाग लेता है। नेक्स्ट डे वुरोंग यहाँ वेडिंग के लिए तैयार होकर अपनी लगेज लेकर यहाँ यूफेंग के घर के बाहर खड़ी होती है और दरवाज़ा नॉक कर रही होती है, पर कोई दरवाज़ा खोल नहीं रहा होता है और सभी भीड़ में जमा होकर ये सब देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि क्या वो यूफेंग की फैमिली इसे परेशान कर रहे हैं। इस भीड़ में यहाँ पर शाओ और उसकी आंटी भी खड़े होते हैं। तभी हम देखते हैं कि येन भी यहाँ पर आया होता है और वो जब शाओ को ऐसे देखता है तो सोचता है कि इतनी भीड़ में कहीं वो दब के गिर न जाए। फिर वुरोंग अपने बारे में ये सब गॉसिपिंग सुनकर इन लोग को चिल्लाने लगती है कि तुम लोग यहाँ खड़े क्या हो, जाओ यहाँ से। तो वो लोग कहते हैं कि ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पे ड्रामा देखने आए हैं, और ये देखो हम लोग चिप्स वगैरह भी लाए खाने के लिए। और फिर ये सब देखते हुए लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और वुरोंग यहाँ पर दरवाज़ा नॉक करे जा रही होती है और आवाज़ दे रही होती है, पर कोई भी दरवाज़ा खोल नहीं रहा होता है। तो ये सभी बातें करते हुए हंस रहे होते हैं कि आज इन लोग की वेडिंग है भी कि नहीं, या फिर वो लोग डेट भूल गए, इसलिए तो इस बेचारी को अंदर ही नहीं ले रहे। फिर तभी इतने में यहाँ पर गुस्से में यूफेंग की मॉम दरवाज़ा तो खोलती है और उसे चिल्ला रही होती है कि क्या से ठोके जा रही हो। पर इतने सारे लोग को देखकर फिर वो भी बहाना करने लगती है कि हाँ मैं तो शादी की डेट ही भूल गई थी, चलो चलो तुम अंदर आ जाओ। तो ये देखकर सारे लोग हंस रहे होते हैं, ये देखो हम लोग से ही सुनकर हमारे ही बहाने को यूज़ करा जा रहा है। फिर यहाँ पर यूफेंग की मॉम इन सभी को जाने बोल रही होती है, पर वो लोग नहीं जा रहे होते हैं। तो वो वुरोंग को अंदर लेके जाती है और ये सभी कहते हैं कि हमें भगाओ मत, हमें भी तो वेडिंग का हिस्सा बनने दो, हम देखते हैं कि कैसी सेलिब्रेशन चल रही है। अब तुम लोग इसे कम से कम वेडिंग का खाना तो खिलाओगे ही ना, कुछ अच्छा सा। फिर इतने में यहाँ पर शाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पीछे भी आकर खड़ा हो जाता है और तभी उसका धक्का लगता है। तो शाओ से देख लेती है और कहती है कि तुम भी यहाँ पर एंजॉयमेंट के लिए आए हो। फिर तभी इतने में यहाँ पर यूफेंग बाहर आकर इन सभी को जाने के लिए बोल रहा होता है कि आज कोई उसकी वेडिंग नहीं है और ना कोई अच्छा दिन है, तो इन लोग की सेलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं। और फिर ये लोग यहाँ पर यूफेंग का भी मजाक उड़ा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि वो तो बड़ा ही खुश होगा ना वुरोंग से शादी करके, वो उसे इतनी पसंद थी। तो यहाँ पर उसकी मॉम आकर सभी से कहने लग जाती है कि हम लोग बस वुरोंग से इसलिए अपनी बेटी की शादी करवा रहे हैं क्योंकि वो मरने वाली थी, हम बस उसकी जान बचाने के लिए सब कर रहे हैं। तो ये सब बहाना सुनकर और हंस रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि ठीक है तुम लोग को हैप्पी मैरिज और जल्दी बच्चे करना, ऐसा बोलकर फिर जाने लगते हैं। और शाओ भी यहाँ पर येन को बाय करके फिर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि येन को जब पता लगता है कि सारे विलेजर्स फील्ड में काम करने जाने वाले, तो फिर वो शाओ के लिए यहाँ पर चिकन बनाने के लिए जाता है। वो चिकन रोस्ट कर रहा होता है और उसके फ्रेंड को यहाँ पर बड़ी खुशी मिल रही होती है कि वो लोग साथ में चिकन खाएंगे, पर यहाँ पर ये से बस थोड़ा सा टुकड़ा देता है और पूरा का पूरा शाओ के लिए लेकर जाता है। जब वो यहाँ उसके घर के बाहर खड़ा होता है तो शाओ से देख लेती है और पूछती है कि तुम मुझसे मिलने आए हो। तो फिर वो बताने लगता है कि सभी विलेज वालों को फिर से लीडर्स की तरफ से ऑर्डर है कि फील्ड में काम करने जाना होगा। तो शाओ कहती है कि हाँ मुझे न्यूज़ मिली थी। तो कहता है कि तुम लास्ट टाइम की तरह फिर से वैसे ही करना कि बस तुम्हें नाटक करना होगा और बाकी मैं संभाल लूँगा। तो कहती है कि ठीक है, और अब से के अंदर जा रही होती है। तभी वो कहता है कि रुको, और फिर वो उसे ये पूरा चिकन दे देता है और कहता है कि क्योंकि तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है ना, इसलिए
मेरे डैड की तरफ से मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें नरिशमेंट की बहुत ज़रूरत है। तो वो कह रही होती है कि नहीं नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है। तो अभी ये उसके हाथ में पकड़ा देता है और यहाँ से चला जाता है। फिर शाओ खुश होकर अंदर आती है और येन उससे आवाज़ देकर कहता है कि पूरा फिनिश करना। फिर शाओ तो यहाँ खुश हो रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ घर पे मीट लेकर आती है बनाने के लिए, पर ये चीज़ वो कह देती है कि वो अपनी ग्रैंड माँ को देगी और अपनी दोनों आंटी को देगी, लेकिन अपनी सेकेंड आंटी को नहीं देगी और ना ही अपनी उस कजिन सिस्टर को देगी। तो फिर उसकी आंटी और उसकी कजिन कहने लग जाते हैं कि आखिर हमसे तुम्हें क्या है। तो शाओ अपनी आंटी के बारे में पोल खोलती है कि वो अपनी बेटी के साथ मिली हुई है और उनकी बेटी ने उसे नदी के पास गिराकर उसे मारने की कोशिश करी थी ताकि फिर वो उसकी जॉब छीन सके, और वो इसके लिए अपनी कजिन को थप्पड़ भी मारती है। फिर ये सब सुनने के बाद तो शाओ की थर्ड आंटी है और उसकी मॉम को तो बहुत गुस्सा आता है और वो इन लोग को चिल्लाती है कि तुम लोग आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरी बेटी को तुमने मारने की कोशिश करी बस एक जॉब के लिए। तो शाओ की सेकेंड आंटी ऐसी दिखा रही होती है कि उन्हें पता नहीं था कि उनकी बेटी ऐसा काम करेगी। मन ही मन तो वो सोच रही होती है कि ये तो कितनी चालाक निकली, इसे सब कुछ याद था और ये आज का मौका ढूंढ रही थी ताकि वो सभी को इस बारे में बताए। फिर शाओ अपनी इस कजिन को एक और थप्पड़ लगाती है। तो यहाँ पर ये रोने धोने का नाटक शुरू कर देती है और अपनी ग्रैंडमा को भी आवाज़ देती है कि देख लो ग्रैंडमा, ये मुझे कैसे मार रही है। तो ग्रैंडमा भी शाओ की साइड लेती है कि तुम्हें किसने बुली किया, मुझे बताओ, मैं ऐसे सबक सिखाती हूँ। तो शाओ की कजिन कहती है कि ग्रैंडमा, यहाँ मारा मुझे गया और आप साइड इसकी ले रही है। तो अभी ग्रैंडमा तो अभी भी शाओ की साइड होती है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शाओ की कजिन उसे रोक कर कहने लगती है कि देखो, तुम्हें याद है जब तुम पागल थी तो तुमने मुझसे प्रॉमिस करी थी कि तुम अपनी जॉब मुझे दे दोगी। वैसे भी टाउन में जॉब करने के लिए हाई स्कूल की स्टडीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तुमने तो कभी स्कूल पढ़ी नहीं तो तुम्हें आएगा क्या, इसलिए चुपचाप से जॉब मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए ग्रेटफुल रहूँगी। शाओ कहती है कि अच्छा, और वो उसका बाल नोचती है और उसे याद दिलाती है कि एक तो तुमने मुझे मारने की कोशिश करी मुझे ट्रिक करके, और अब यहाँ पर मुझसे ऐसे बात कर रही हो। ये कहती है कि मुझे थोड़ी ना पता था कि मैं वहाँ पर तुम्हें लेके जाऊँगी और वो रूम तुम्हें मारने की कोशिश करेगी, मैं कोई तुम्हें मारना थोड़ी ना चाहती थी। तो शाओ से धकेल के कहती है कि हाँ, मुझे ये अच्छी तरीके से पता है, अगर तुम सच में मारना चाहती ना तो मैं तुम्हें ऐसे जिंदा थोड़ी ना छोड़ती, तुम्हें अच्छी तरीके से सबक सिखाती। उसे कहती है तुम्हें लगता क्या है कि तुमने हाई स्कूल स्टडीज़ कंप्लीट करी हो तो तुम्हें ये जॉब करने मिल जाएगा, तुम्हारे डैड का जो दिमाग है ना वो तुम्हारी शादी करवा देंगे और फिर देख लो तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा। तो कहती है कि फिर मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझे जॉब दे दो। शाओ कहती है कि ठीक है मैं दे सकती हूँ, लेकिन ये तुम्हारे बिहेवियर पे डिपेंड करेगा कि तुम कितना अच्छे से परफॉर्मेंस देती हो, ठीक है। तो उसकी कजिन चुपचाप से उसके साथ काम करने के लिए उसके पीछे पीछे लग जाती है। फिर लोग जब फील्ड में होते हैं तो शाओ पीछे खड़े होकर सुन रही होती है कि वो रोंग कैसे उसके बारे में गॉसिपिंग कर रही है और कह रही है कि शाओ के पास तो कोई दिमाग भी नहीं है और वो आखिर कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन कहाँ से पास कर लेगी, उसे आता ही क्या है। और वो लोग हंसे जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर शाओ की एक कजिन उसका साथ देते हुए इन लोग को चिल्लाती है कि तुम लोग क्या बोल रहे हो। तो वो रोंग कहती है कि मैंने क्या ही गलत बोली हूँ, मैंने तो बस यही बोली ना कि ये एग्जाम पास नहीं कर पाएगी, इसमें कौन सी गलत बात है। शाओ कहती है कि ठीक है तुम लोग को मेरे बारे में गॉसिपिंग करनी है करो, लेकिन मुझे नहीं सुनाई पड़ना चाहिए। तो वो रोंग हंस कर कहती है कि यानी तुम एडमिट कर रही हो कि तुम कोई पास नहीं होगी, है ना। तो शाओ से जवाब देती है कि मैं पास हो या ना हो इससे तुम्हारा क्या मतलब है, वैसे भी मैं तो आगे बढ़ने वाली हूँ और तुम वहीं की वहीं रहने वाली हो। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि येन और उसका फ्रेंड भी ये सब सुन रहे होते हैं और उन लोगों को भी बुरा लग रहा होता है कि शाओ अपनी मेहनत से अपना एग्जाम पास करना चाहती है और फिर भी लोग उसके बारे में गॉसिपिंग कर रहे हैं। फिर इसके बाद एग्ज़ाम के रिजल्ट आ जाते हैं और येन के डैड ये अनाउंस करने के लिए पहुंचते हैं। तो सारे विलेज वाले यहाँ पर शाओ के घर पे आ जाते हैं सुनने के लिए और तभी वो इन लोग को गुड न्यूज़ सुनाते हैं कि शाओ ने एग्ज़ाम पास कर लिए। तो ये सुनकर सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और यहाँ पर फिर यूफेंग की मॉम भी खड़ी होती है, उन्हें तो बहुत ज़्यादा जेलसी हो जाती है कि शाओ ने कैसे पास कर ली। वो यहाँ से जल्दी में जाने लगती है तो नीचे गिर जाती है। तो सभी उनके ऊपर हंसने लगते हैं कि अच्छा, इतनी अच्छी खबर सुनने के बाद उनका मूड ख़राब हो गया होगा। फिर वो जल्दी से भाग जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शाओ अपनी कजिन और बाकी कुछ लड़कियों के साथ यहाँ जंगल से जा रहे होते हैं और तभी एक जंगली जानवर इन लोग के पीछे पड़ जाता है तो ये लोग भागने लगते हैं और शाओ तो फंस जाती है। तो वो जल्दी से झाड़ के ऊपर चढ़ जाती है और अपनी कजिन को आवाज़ देकर कहती है कि वो किसी को हेल्प के लिए बुला के लेकर आए, नहीं तो फिर वो उसे जॉब नहीं देगी। तो वो कहती है कि ठीक है। फिर यहाँ पर ये जंगली जानवर तो उसे परेशान करने लग जाता है, झाड़ पे से शाओ को गिराने की कोशिश कर रहा होता है। तभी टाइम पे यहाँ पर आ जाता है और वो उस जानवर को मार मार के शाओ को बचा लेता है और शाओ को उठाकर फिर वो दूर तक लेकर आता है। और फिर उसे बहुत गुस्सा आती है कि इस जंगली जानवर ने मेरी शाओ को बुली करने की कोशिश किया। तो फिर वो तो उसे पूरी तरीके से मार ही देता है और उसका खून जब उसके पूरे मुंह पे लग जाता है तो शाओ ये देख रही होती है और ये इनको लगता है कि वो ऐसे उसे खून करता हुआ देखकर डर चुकी है और वो उसे मॉन्स्टर समझ रही होगी। तो फिर वो अपसेट होकर जाने लगता है कि हाँ, मैं एक मॉन्स्टर ही हूँ। फिर वो घर में अपनी मॉम से भी बात नहीं करता और अंदर जाकर अपने आप को वॉश कर रहा होता है कि मॉम से बाहर से आवाज़ दे रही होती है कि उसका हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ पर शाओ येन से मिलने आई होती है और वो से आवाज़ देने लगती है कि तुम अभी तक हॉस्पिटल क्यों नहीं गए हो। तो यहाँ पर फिर येन को पता लगता है कि शाओ कोई उसे डर ही नहीं है, बल्कि वो तो उसकी उल्टा फिक्र कर रही है। फिर वो हाथ को ऐसे देख रही होती है तो पूछता है कि क्या तुम लड़कियों को
ये सबकी ज़्यादा पड़ी होती है। तो मॉम बताने लगती है कि हाँ, लड़कियों को अच्छे दिखने वाले लड़के पसंद है। तो फिर वो तुरंत ही ट्रीटमेंट के लिए मान जाता है और शॉ कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ हॉस्पिटल। फिर दोनों जा रहे होते हैं और यन की मॉम खुश हो रही होती है कि फाइनली मेरा बेटा लड़कियों में इंटरेस्ट ले रहा है। फिर रात में यन शॉ के बारे में सपना देखते हुए जाग जाता है और वो याद कर रहा होता है कि कैसे वो उससे बचपन में मिला था और तभी से ही वो उससे पसंद करता था। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शाओ से यहाँ पर यूफेंग मिलने आया होता है और उससे पूछ रहा होता है कि मैंने सुना कि कल जंगली जानवर तुम्हारे पीछे पड़ गया था और तुम कितना मुश्किल से बच पाई हो, तो तुम ठीक तो हो ना। तो शाओ कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी इतने में यहाँ पर यन शाओ से मिलने ही आ रहा होता है और वो इन दोनों को देखकर अपसेट हो जाता है। तभी जैसे ही शाओ से देखती है तो जल्दी से उसके पास आती है और उससे पूछने लगती है कि उसकी चोट अभी ठीक है कि नहीं, और वो फिर उसे खाने के लिए कैंडी भी दे रही होती है। तो वो ले लेता है और फिर शाओ से अपना ख्याल रखने का भूलकर यहाँ से जाने लगती है। तो वो तो बहुत खुश हो गया होता है। फिर यहाँ पर यूफेंग शाओ के पीछे जाने को करता है तो यन इसे रोक देता है और इसे समझा देता है कि तुम शाओ से दूर रहो, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो अगर तुम उसके पीछे जाओगे तो विलेज वाले फिर शाओ के बारे में बात करेंगे और ये मैं नई साइकिल लूँगा। फिर यन जब साइकिल से जा रहा होता है तो वो शाओ और उसकी कजिन को रास्ते में देख कर कहता है कि तुम लोग ऐसे पैदल जाओगे तो बहुत देर लग जाएगी, मैं तुम लोग को छोड़ देता हूँ। तो फिर शाओ और उसकी कजिन सोचने लग जाते हैं कि वो दोनों साथ में कैसे आएंगे। तो कजिन कहती है कि तुम जाओ, मैं अपना पैदल चल लूँगी, मैं बहुत फास्ट हूँ। तो यन तो बहुत खुश हो जाता है और फिर शाओ को अपनी साइकिल से बैठा के लेके जा रहा होता है। तभी जाते हुए यहाँ पर शाओ बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है। तो वो यन को यहाँ पर आवाज़ दे रही होती है, वो नहीं सुन रहा होता है, तो वो उसे उंगली से टच करती है। तभी यहाँ पर उसका बैलेंस खो जाता है और वो लोग गिरने लगते हैं। तो शाओ यन को पकड़ने जाता है और तभी उसकी शर्ट खुल जाती है। तो वो ये देखकर इतना शर्मा जाता है कि जल्दी से साइकिल छोड़कर आगे चला जाता है ताकि वो उसे ना देखे। और फिर यहाँ पर शाओ अपनी शर्ट सही करती है और सोचती है कि लड़की मैं हूँ या फिर ये। फिर वो साइकिल उठाने लगती है तो वो आकर जल्दी से उठाता है और उसे सॉरी कहता है। तो कहती है कि अरे किसी ने देखा नहीं, तो कोई बात नहीं है। फिर वो शाओ को ऑफिस तक छोड़ देता है और यहाँ से चला जाता है। फिर शाओ यहाँ बात करती है कि उसे अपनी जगह अपनी कजिन को यहाँ पे जॉब दिलवाना है। तो फिर यहाँ पे बात हो जाती है और वो बंदी यहाँ पर समझा के जाती है कि बस काम अच्छे से करना है तो कोई भी रखो। फिर जो पहली वुमेन आई होती है अपनी कंप्लेन लेकर, उसका ये होता है कि उसका हस्बैंड उसे मारता है। तो शाओ यही सुझाव दे रही होती है कि वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले ले। तो बंदी मना करती है कि नहीं, मेरे को डिवोर्स नहीं लेना है, मैं चाहती हूँ बस मेरे हस्बैंड को वार्न किया जाए। तो शाओ कहती है कि फिर हम उसे जेल में डाल देते हैं। तो भी वो औरत नहीं मान रही होती है। ऐसे शाओ अलग अलग आइडिया देती है और ये नहीं मान रही होती है। तो ये लोग परेशान हो जाते हैं कि चाहती क्या है। फिर शाओ एक काम करती है कि अपनी कजिन को ही बैठा देती है और कहती है कि अब से तुम यहाँ पे काम करोगी ना, और वो फिर अपना चली जाती है। और फिर शाओ स्कूल वगैरह देखकर सोच रही होती है उसे लड़कियों के लिए और भी स्कूल्स बनाने, ताकि फिर बहुत सारी लड़कियों को पढ़ने और लिखने मिले। फिर रात में देखते हैं कि शाओ अपनी कजिन के साथ जब यहाँ बारिश में वापस आ रही होती है तो वो काफ़ी भीग गई होती है और ये लोग तभी नीचे गिर जाते हैं। तो शाओ के पैर में लग जाता है, वो चल नहीं पा रही होती है। तो यन तभी यहाँ पहुँचता है और वो शाओ को अपने बैग पर उठा के लेके जाता है। और फिर शाओ तो इतनी बीमार हो गई होती है तो यन उसके लिए घर पे डॉक्टर भी लेकर आता है और फिर यहाँ पर मॉर्निंग में उसके लिए सूप भी बना कर देता है ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूफेंग का जो बेटा होता है उसे यहाँ पर वो रंग बुली कर रही होती है और उसे कह रही होती है कि वो आउटसाइडर है और उसने अब उसके डैड से शादी कर ली है। फिर तभी इतने में जैसे ही यूफेंग घर पे आता है तो यहाँ पर वो जानबूझ के गिरने का नाटक करती है और ऐसे दिखाती है कि उसका बेटा ही उसे मारा था। तो फिर वो उसे चिल्लाता है, पर यहाँ पर यूफेंग की मॉम तो अपने इस ग्रैंडसन के साइड होती है और ये देखकर यूफेंग को वो गुस्सा आता है। वो अपनी मॉम से इस बारे में लड़ता है। तो वो उसे चिल्लाती है कि वो रोंग ने तुम्हें क्या सिखाई है जो तुम उसके इतना साइड हो गए और हमारे खिलाफ हो गए हो। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शाओ जब रास्ते में कहीं जा रही होती है तभी यहाँ पर उसे यूफेंग की मॉम मिल जाती है और वो उसे कहने लगती है कि मैंने कोई वूरोंग और अपने बेटे की मैरिज रजिस्टर नहीं करवाई हूँ, तो अगर तुम्हें अभी भी मेरा बेटा पसंद हो तो मैं तुम्हारी अभी भी उससे शादी करवा सकती हूँ। वो इससे वूरोंग की बुराई करने लग जाती है। तो शाओ पहले उनका सुनने का नाटक करती है और फिर सारे लोगों के सामने उनकी बेइज्जती करती है कि वो समझती क्या है, जो जब चाहे पहले उसकी बेइज्जती कर सकती है और अब उन्हें वूरोंग नहीं पसंद आ रही है तो वो उसे निकाल कर इसे रखना चाहती है। वो क्लियर करती है कि उसे यूफेंग में शुरू से ही कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो किसी लायक का नहीं है। फिर रात में डिनर के टाइम पे वूरोंग ने जो भी खाना बनाई होती है, यहाँ पर यूफेंग की मॉम उन सारे खाने की बुराई करती है और कहती है कि पता नहीं मेरी नसीब ही खराब थी जो मैंने तुम्हें ले आई, मेरी पिछली डॉटर इन लॉ तो कितनी अच्छी थी। तो वूरोंग तो बस चुपचाप खा रही होती है ये सोचकर कि उसे बस यहाँ पे रहना है, उसके पास अभी कोई और बैकअप नहीं है। वो दोबारा से डिशेस बनाने जा रही होती है तो यहाँ पर यूफेंग रोक देता है और अपनी मॉम से कह देता है कि अगर आपको नहीं खाना है तो मत खाओ। तो उसकी मॉम उसे चिल्लाती है कि वो इस तरीके का बिगड़ चुका है। तभी यहाँ इन लोग के घर पे शाओ अपने साथ पूरे विलेज वालों को लेकर आई होती है और अपनी ग्रैंडमा को बताने लगती है कि कैसे इस यूफेंग की मॉम ने उसे आज क्या क्या बोली थी। और यहाँ पर येन और उसका फ्रेंड भी आए होते हैं और ये पूरे विलेज वाले साथ में सभी मिलके यूफेंग, उसकी मॉम और वूरोंग तीनों की पिटाई कर देते हैं और इन्हें अच्छे से वार्न करके जाते हैं कि दोबारा वो लोग शाओ को कभी परेशान करने का सोचे भी ना। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शाओ की ग्रैंडमा उसे येन के बारे में पूछती होती है कि वो उसके बारे में क्या सोचती है।
तो शाओ उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें बता देती है कि वो कितना प्रोटेक्टिव भी है और हमेशा जब भी उसे उसकी ज़रूरत होती है तो वो उसके पास ही होता है। लेकिन उसने उसे शादी करने के बारे में नहीं सोची है। तो ग्रैंडमा कह रही होती है कि उसे इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो येन को पसंद करती है तो उसे और जानने की कोशिश कर सकती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि येन यहाँ पर शाओ को लेने के लिए आता है और वो उसे कहता है कि हम बात करते हैं। वो डायरेक्ट उससे शादी के लिए पूछता है कि वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहता है। वो ये भी कहता है कि वो एक ट्रेडिशनल टाइप का मैन है और उन दोनों ने लास्ट टाइम किस करे थे तो उसे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। शाओ इतनी इजीली मान नहीं रही होती है और कहती है कि अगर मैं बोल दूँ कि तुम्हें शादी करके मेरा लिव इन हस्बैंड बनना पड़ेगा तो यानी इसके लिए भी मान जाता है कि ठीक है मैं तो हाँ बोल रहा हूँ। फिर शाओ मना करती है और कहती है कि मुझे टाइम चाहिए और वो भाग जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि येन यहाँ शाओ के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वो अपने कॉलेज जाने के लिए निकलती है तो फिर वो उसे बाहर ही रोक लेता है और उससे पूछता है कि 3 दिन हो गए लेकिन तुमने अभी तक मेरा जवाब नहीं दी। तो वो पहले तो बहाने करने लगती है कि अभी उसे लेट हो रहा है। तो येन तुरंत ही उसे रोकता है और उसे किस करने लग जाता है। तो शाओ से रोकती है कि यहाँ बाहर कोई भी उन लोग को देख सकता है। फिर वो उसे अंदर लेके जाता है और शाओ फिर जवाब नहीं दे रही होती है तो वो अपसेट होकर जा रहा होता है। तो फिर शाओ उसे हक करती है और वो मान जाती है कि वो लोग अभी डेट कर सकते हैं। तो येन कहता है कि यानी मैं अभी भी ट्रायल पीरियड पे हूँ। तो शाओ कहती है कि नहीं, डेटिंग करना अलग होता है। इसका मतलब है कि हम साथ में रहकर एक दूसरे के बारे में और जान सकते हैं और तुम इस बीच में किसी और को डेट नहीं कर सकते हो। इससे फिर हम साथ रहकर पता लगा लेंगे कि हम एक दूसरे के लायक है भी कि नहीं और एक दूसरे के साथ पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं कि नहीं। तो फिर येन भी मान जाता है कि ठीक है फिर अब हम डेट कर रहे हैं और इसके साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।